नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। आप लोगों ने ऐसी कहानी तो कभी नहीं सुनी होगी, तो देर नहीं करते हैं, बस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक फैमिली है, कैलाश जी की फैमिली। कैलाश जी और उनकी पत्नी रामरती, ये दोनों यहाँ रहते थे और उनके एक बेटा था। अब उसका नाम राम सजीवन था। राम सजीवन गांव में ही खेती किसानी का काम करता था। कैलाश जी और रामरती ये दोनों गांव के एक समय पर प्रधान हुआ करते थे, इसलिए उनके पास खेती किसानी बहुत थी। पर राम सजीवन पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से वो खेती किसानी करता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और कैलाश जी अब इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनके पास अब मतलब ये कह सकते हैं समय नहीं था इतना, तो इसलिए ना ही वो वसीयत लिखा पाए और ना ही कुछ ऐसा कर पाए। उनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, तो राम सजीवन तो ये सोचता था सारी प्रॉपर्टी उसकी है। लेकिन कैलाश जी भी बहुत होशियार थे। उनके पास सोने चांदी के बहुत सारे जेवरात थे, क्योंकि पुराने समय में लोग सोना और चांदी बहुत खरीदते थे, तो वो कहीं पर रखे हुए थे जो बात किसी को नहीं पता थी। रामरती भी अपने पति के साथ ज़रूर रहती थी, लेकिन वो इन सब बातों को नहीं जानती थी। वैसे भी गांव में उस समय पर औरतें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी पति के किसी भी काम पर। और कैलाश जी बीमार रहते थे तो रामरती उनकी सेवा करती थी। रामरती की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। राम सजीवन की शादी हो गई थी, उनकी पत्नी बीमार रहती थी, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी थी, लेकिन वो अपने मायके में रहती थी। एक बेटा उसका भी था जो कि अपनी माँ के साथ ही नानी के घर में रहता था। राम सजीवन अपनी माँ बाप की सेवा करता था। तो आप लोग अब तक तो समझ चुके होंगे इनकी फैमिली के बारे में। एक दिन राम सजीवन खेतों में काम कर रहा था, अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये दौड़ते हुए जाता है तो पता चलता है कैलाश जी की मौत हो गई है। राम सजीवन बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है और अपने पिता के पास जाता है। अब सारे उनकी मतलब रिचुअल्स होते हैं जो गांव में करते हैं, वो सब कुछ होता है। 13वीं होने ही वाली थी उसी वक्त उनकी माँ की भी मौत हो जाती है। वो इतना सदमे में थी कि उनकी भी मौत हो जाती है। अब राम सजीवन एकदम अकेला रह गया था। उनकी पत्नी भी आई थी, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कोई बड़ी बीमारी थी, लेकिन अब वो घर आई थी, उसने भी सारे काम अच्छे से किए। उनकी मतलब बेटी भी आई थी कैलाश जी की, सब कुछ अच्छे से हो गया और इनकी 13वीं भी हुई। मतलब कि सब कुछ होने के बाद 1 महीना हो चुका था। अब बेटी अपने मायके चली गई थी और राम सजीवन घर पे ही थे। उनकी पत्नी भी इस वक्त घर पे ही थी, क्योंकि अब राम सजीवन एकदम अकेले थे। तो पत्नी के इलाज के लिए इन्होंने सोचा कि यहीं से इलाज कराते हैं, और उनका एक छोटा भाई था उनकी पत्नी का, वो भी आ गया था केयर के लिए। तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा था। जो उनके पिताजी का कमरा था वो हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि उनके पिताजी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देते थे। लेकिन अब तो घर में कोई नहीं था, तो एक रात राम सजीवन धीरे से अपने पिताजी के कमरे में जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सारा सामान एकदम करीने से रखा हुआ है, कोई सामान इधर उधर नहीं है। पर दादाजी की उनके जो छड़ी थी, मतलब जो स्टिक लेकर वो चलते थे, वो स्टिक कहीं दिख नहीं रही थी। राम सजीवन तो ये सोचते थे कि पिताजी ये स्टिक तो कहीं छोड़ते ही नहीं थे, अपने साथ ही रखते थे हमेशा, पर वो दिख नहीं रही है, आखिर वो कहाँ चली गई। तभी उनका बेटा, जो कि लगभग 10-11 साल का था, तो वो पीछे से आ जाता है और उसके हाथ में वो स्टिक थी। अब राम सजीवन पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पास ये छड़ी कहाँ से आई? तो वो कहता है कि अरे दादाजी मेरे कमरे के बाहर ही छोड़ गए थे, जहाँ माँ सो रही है वहाँ बाहर ही रखी हुई थी। तो वो कहते वहाँ, वैसे तो दादा मतलब बेटा तुम्हारे दादाजी अपनी छड़ी तो कहीं छोड़ते नहीं थे। तो वो छड़ी अपने पिताजी को देता है। जैसे ही पिताजी को देता है
तो वो राम सजीवन जब छड़ी को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। उनके हाथ से तुरंत छड़ी छूट जाती है। अब उनका बेटा वो छड़ी उठाता है और दादाजी के कमरे में रखाता है। अब ये दोनों बाप बेटे जाते हैं अपने कमरे में, सो जाते हैं। रात का लगभग 1 बज रहा था। तभी राम सजीवन और उनके बेटे को आवाज़ आती है जैसे कि उनके पिताजी टहल रहे हों, क्योंकि जब वो टहलते थे तो छड़ी की आवाज़ टक टक करके आती थी। राम सजीवन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब डर तो लग ही रहा था, क्योंकि ये छड़ी की आवाज़ से बचपन से ही राम सजीवन बहुत डरते थे कि जैसे ही ये आवाज़ आती थी वो समझ जाते थे कि पिताजी घर पे ही हैं और वो आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो छड़ी की आवाज़ इनके कानों के एकदम पास आती जा रही थी, राम सजीवन बहुत ज़्यादा डर रहे थे और धीरे से वो उठते हैं। उनका बेटा भी जग ही गया था, उसने भी सुना था। तो उसने कहा कि पिताजी, क्या दादाजी आ गए हैं क्या? तो वो कहते नहीं बेटा, दादाजी अब हमारे पास साथ नहीं हैं और वो नहीं आ सकते, हो सकता है पीछे से आवाज़ आ रही हो। राम सजीवन उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने ही वाला था, तब तक उनका बेटा दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है। उसने देखा कि जो दादाजी का कमरा है, दादाजी अपने कमरे में जा रहे हैं वही छड़ी ले करके। अब वो लड़का दौड़ करके जाता है और दादाजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये सारी गतिविधियाँ राम सजीवन भी देख रहा था खड़े होकर। वो समझ गया था कहीं ना कहीं पिताजी इसी घर में हैं और वो कुछ तो कहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। राम सजीवन तो सुबह काम पर चला जाता था और उनका जो बेटा था वो अभी स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि गांव में इतनी जल्दी एडमिशन मतलब लेट हो चुका था, इसलिए नहीं हुआ था। तो उनका बेटा घर में ही था। माँ तो बीमार थी, वो अपने कमरे में थी। अब उनका जो बेटा था उसका नाम पप्पू है। पप्पू अपने कमरे से निकल करके बाहर खेल रहा था। तभी उसे दिखाई पड़ता है दादाजी के कमरे की खिड़की खुली हुई है और उसमें से दादाजी उसे बुला रहे हैं। पप्पू जैसे ही देखता है, पहले तो वो सोचता है कि दादाजी बुला रहे हैं, दौड़कर जाने ही वाला था। तब उसे याद आता है अचानक से कि दादाजी तो अब हमारे बीच में है नहीं। और जैसे ही उसे ये याद आता है, दादाजी खिड़की से दिखना बंद हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाता है आखिर ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे दादाजी के कमरे की तरफ जाता है। और जैसे ही धीरे से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दादाजी की छड़ी उस खिड़की के पास बेड से टिका करके खड़ी है। अब वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है और उस छड़ी को उठाता है, क्योंकि पप्पू को वो छड़ी बहुत अच्छी लगती थी। ब्लैक कलर की थी, ऊपर गोल्डन कलर का पकड़ने वाला मुट्ठा बना था, तो वो उसे बहुत पसंद थी। वो तुरंत छड़ी उठाता है। जैसे ही छड़ी उठाता है तो मानो जैसे कमरे में कोई तेज़ हवा का झोंका आता है उसी खिड़की से, और पप्पू वो छड़ी लेकर के भागने वाला था। अचानक से ठोकर लगती है, छड़ी वहीं गिर जाती है। अब ये भागकर बाहर जाता है और अपनी माँ को बताता है। तो माँ की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं, तुमने ऐसे ही कुछ देखा होगा, और दादाजी तो अब हमारे साथ है नहीं, तो वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन पप्पू को पता था वो दादाजी ही हैं। शाम को जब राम सजीवन घर आता है तो पप्पू अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। राम सजीवन को थोड़ा थोड़ा विश्वास था कि हो सकता है वो दिख रहे हों, लेकिन क्या सच में पप्पू ऐसा सही बता रहा था? रात का लगभग 12:30 बजे जब सब सो जाते हैं, अचानक से राम सजीवन के कमरे का कोई दरवाज़ा नॉक करता है। क्योंकि पप्पू उसी रूम में लेटता था, इसीलिए पप्पू की भी नींद खुल गई। पप्पू उठकर बैठता है और राम सजीवन भी उठकर बैठा था। उसने आवाज़ दी, कौन है? क्योंकि उनकी पत्नी तो आ नहीं सकती थी, इतना जानते थे। तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन छड़ी की आवाज़ बराबर आ रही थी। पप्पू सुनता है और कहता है अरे दादाजी आ गए हैं। वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल करके जब देखता है तो दादाजी फिर से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अब ये बात राम सजीवन फिर से देखता है और पप्पू दौड़ करके उनके कमरे में जाता है। वहाँ पर वो दादाजी के साथ खेल रहा था, कुछ बातें भी कर रहा था। पप्पू उनसे बातें कर रहा था, दादाजी आप तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने जो भी कहा हो वो राम सजीवन को सुनाई नहीं दिया। बस इतना राम सजीवन ने दरवाजे की थोड़े से सांसे से देखा कि वो पिताजी के साथ खेल रहा है।
थोड़ी देर बाद पप्पू अपने रूम में आता है और अपने पिताजी को बताता है कि दादाजी के साथ मैं खेल रहा था, दादाजी बहुत सारी बातें बता रहे थे। अब राम सजीवन ये सोच रहा था कि आखिर मतलब पापा के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, जेवरात थे, वो कहीं मिल क्यों नहीं रहे हैं। उनकी अलमारी उसने पूरी चेक की थी, बक्से चेक किए और सब कुछ चेक किया, लेकिन सोने चांदी पैसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात राम सजीवन को एक सपना आता है। उस सपने में उनके पिताजी आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसे रुपए सब बेच करके मैंने इस छड़ी में सोने को गलाकर पिघलाकर डाल दिया था, इसलिए कि कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि तुम तो किसी काम के काबिल थे नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ही कुछ करना होगा, तो मैंने इस छड़ी के अंदर पूरा सोना पिघलाकर डाल दिया था और कोई भी चीज़, ना ही रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी, बाहर मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है ये छड़ी है और ये छड़ी मेरे पोते की है, तुम इसे नहीं ले सकते हो। क्योंकि राम सजीवन पीता भी था, इसलिए उनके पिताजी को उन्हें विश्वास नहीं था उसके ऊपर, इसीलिए उन्होंने अपने पोते के लिए ये रखा था और कहा था अगर तुमने इस पैसे से अपने ऊपर कुछ खर्च किया तो तुम इस दुनिया से उसी दिन चले जाओगे। राम सजीवन ये सुनते ही चौंक जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन एक चीज़ तो समझ गया था कि पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस छड़ी में है, लेकिन उसे वो भोग नहीं कर सकता है। इसीलिए राम सजीवन अब सुधरने लगा था, सुधर गया था। उसने उस छड़ी को अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वो छड़ी अपने बेटे को दे करके वही बात जो उनके पिताजी ने उनसे कही वो अपने बेटे को बताई। और उसके बाद से वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए थे, क्योंकि पहले तो बहुत परेशानी में थे, वो कुछ कमाता भी नहीं था, तो इस वजह से सब बहुत परेशान थे। लेकिन उस छड़ी को बेचने के बाद उनके पास बहुत पैसा आया था। उस दिन के बाद से उनके पिताजी उन्हें दिखे नहीं कहीं, लेकिन यही एक माध्यम थे उनको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, इसलिए वो सपने में आए थे और बीच बीच में उन्हें दिखते भी थे। फाइनली उन्हें छड़ी मिल जाती है और राम सजीवन भी अब सुधर जाते हैं। उनका बेटा बड़ा हो गया था और अब वो भी गांव का प्रधान था। उनके दादाजी के नक्शे कदम पर वो चल रहा था। गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि वो भी बहुत नेक काम करता था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। और मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।